Hello and welcome to today's lecture on a very interesting topic which is electric field lines and electric flux. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा कि हर चार्ज अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन सेटअप करता है जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज रख दो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है और हमने फील्ड निकालना कूलम्स लॉ से सीखा। अब देखो ये तो जो हमारा अप्रोच था दैट वाज purely mathematical. Now there was a scientist Faraday who was not satisfied with mathematical description of field. तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि फील्ड को हम पिक्टोरियली दिखाएं, यानी कोई भी लेमैन भी उस पिक्चर को देख करके ये बता पाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कहाँ पे स्ट्रांग है, कहाँ पे वीक है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो ये सारी चीजें एक बार में कोई बता पाए, तो ऐसे उसने एक स्कीम निकाला जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको फैराडे का जो एजम्पशन था या फैराडे का जो डेफिनेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो बताता हूं, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। फैराडे ने यह कहा कि किसी रीजन में अगर हम फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं तो फील्ड लाइंस को इस तरह से ड्रॉ करना है, तो फील्ड लाइन को इस तरह से ड्रॉ करना है कि किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट होगा। अगर फील्ड लाइन कर्व है तो टेंजेंट, और अगर फील्ड लाइन स्ट्रेट है तो फिर उसी डायरेक्शन में होगा। तो जैसे अगर मुझसे कोई पूछे यहां पे फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो मैं यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। ये फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। एरो जिधर है उस तरफ ही फील्ड का एरो बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये तो डायरेक्शन हो गया। मैग्नीट्यूड के लिए फैराडे ने कहा कि किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो टेक ए स्मॉल एरिया in a plane perpendicular to the direction of electric field at that point. जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, तो ये जो मैंने एरिया छोटा सा लिया, let us call this dA, तो इस छोटे से एरिया से चेक करो कि कितने फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर dn फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, मान लो यहां से dn नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, तो फैराडे ने कहा कि जो dn अपॉन dA है ये दिस इज लाइन डेंसिटी, ठीक है, दिस इज लाइन डेंसिटी। तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू लाइन डेंसिटी, और डायरेक्शन जो है वो फील्ड लाइन के टेंजेंशियल होगा, या अगर स्ट्रेट लाइन है फील्ड लाइन तो उस फील्ड लाइन के अलोंग होगा। सो दिस इज हाउ ही डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आपके मन में सबसे पहले ये आएगा कि क्या ये कूलम्स लॉ को सेटिस्फाई करता है, या फैराडेज लॉ का रिजल्ट और कूलम्स लॉ का रिजल्ट क्या ये मैच करता है। तो जरा एक छोटे से एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। ये एक चार्ज है Q, और इस Q चार्ज से हमने कुछ फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाया। अब फैराडे के स्कीम के हिसाब से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होना चाहिए वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यानी अगर एक सिंगल चार्ज है तो तुम एनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दो, बट अगर दो या दो से ज्यादा चार्जेस हैं एक साथ एक ही फिगर के अंदर, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि किसी पर्टिकुलर चार्ज के साथ जितने फील्ड लाइन एसोसिएटेड होंगे वो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब अगर ये चार्ज Q है और इसमें से लेट से 8 लाइंस निकलता हुआ मैंने दिखाया, तो जब मैं 2Q चार्ज के फील्ड लाइंस ड्रॉ करूंगा उसी फिगर के अंदर, तो मुझे उसमें स्ट्रिक्टली 16 लाइंस दिखाना पड़ेगा। इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हम लाइन डेंसिटी को यहां पे समझते हैं कि फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन डेंसिटी r डिस्टेंस पे कितना है। देखो फील्ड लाइंस
हर पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड निकल रहे हैं। तो मैंने यहां पे ना एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया है आर रेडियस का, ठीक है। ऑल्दो ये आपको सर्कल जैसा दिख रहा होगा, बट ये है एक्चुअली स्फीयर। तो तुम देखोगे कि किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है वो स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं ऐसा ही एक छोटा सा एरिया डीए ले लूं और इसमें से डीएन फील्ड लाइंस निकल रहा है, तो डीएन अपॉन डीए हमने इसको कहा था लाइन डेंसिटी। अब देखो यहां से हमको ये अच्छी तरह से दिख रहा है कि हर पॉइंट पे लाइन डेंसिटी इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर एक जैसा है, क्योंकि ये स्फीयर सेंटर के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ले लूं n और इसको टोटल एरिया से डिवाइड कर दूं, कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये और जो एक छोटा सा एरिया में लाइन डेंसिटी है दोनों सेम होना चाहिए। अब हमने फैराडे के स्कीम के हिसाब से कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा लाइन डेंसिटी के, dn अपॉन da। तो यहां से देखना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा n अपॉन आर स्क्वायर के। ये फैराडे का स्कीम है। अब अगर तुम कूलम्स लॉ के हिसाब से चलोगे तो कूलम्स लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे जो होता है वो q अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। आपको याद होगा हम लिखते थे kq अपॉन आर स्क्वायर, ये था कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ। तो अगर फैराडे ने ये कहा कि n प्रोपोर्शनल टू q होगा, तो फिर इसमें और इसमें कहां फर्क है? कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब है जो फैराडे का स्कीम है वो एसेंशियली कूलम्स लॉ को सेटिस्फाई करता है, बट एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है तुमको कि तुम बिना बहुत सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखे हुए किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो। एटलीस्ट ये बता सकते हो कि फील्ड का डायरेक्शन किधर है, फील्ड स्ट्रांग है या वीक है, ये तुम बता सकते हो। जैसे अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस फिगर के अंदर 2 पॉइंट्स मैंने लोकेट किया, एक A है और एक B है, और मैं पूछूं कि कौन से पॉइंट पे तुमको लगता है कि फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं कि लाइंस क्लोज हैं। तो अगर मैं एक सर्टेन एरिया ड्रॉ करता हूं तो उसमें जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेंगे वो ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेंगे, और उतना ही एरिया अगर मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं तो उसमें से जो फील्ड लाइंस निकलेंगे वो कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेंगे। तो इसका मतलब ऑब्वियसली जो EB होगा वो लेस होगा कंपेयर टू EA। तो ये तुम देख सकते हो कि एक पिक्टोरियल स्कीम होने की वजह से चीजों को कितना आसान बना देता है। तो मैं अब आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस बता रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलता है और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होता है। अब इसको समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम पॉजिटिव सोर्स चार्ज होता है और टुवर्ड्स नेगेटिव सोर्स चार्ज होता है। तो फर्स्ट स्कीम यही है कि फील्ड लाइंस इमर्ज आउट फ्रॉम positive charges and terminate on negative charges। तो इसमें क्या है, अगर एक ही जगह पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों अवेलेबल हों, जैसे पॉजिटिव चार्ज ये है और नेगेटिव चार्ज ये है, तो यहां से फील्ड लाइन निकल के और नेगेटिव चार्ज के ऊपर टर्मिनेट होता जाएगा, ठीक है। ऐसे करके यहां से ओरिजिनेट होगा, यहां पे टर्मिनेट होगा, यहां से ओरिजिनेट हुआ, यहां पे टर्मिनेट होगा। तो फील्ड लाइंस ऐसे हम इसमें और भी फील्ड लाइंस दिखा सकते हैं। बट अगर अकेला अकेला पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है तो फिर उस केस में जो फील्ड लाइन है वो इन्फिनिटी तक जाएगा, उसको कोई टर्मिनेट होने के लिए या ओरिजिनेट होने के लिए दूसरा चार्ज मिलेगा नहीं। तो इसलिए तुम यहां पे देख रहे हो कि फर्स्ट केस में जो फील्ड लाइन है वो बाहर इन्फिनिटी तक जा रहा है, वहां जाके वो टर्मिनेट होगा, और सेकंड केस में जो फील्ड लाइन है वो
इन्फिनिटी से एक्चुअली आ रहा है और इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर टर्मिनेट हो रहा है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। यह कहता है कि दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। ठीक है, क्या प्रॉब्लम होगी दो फील्ड लाइन अगर एक दूसरे को कट कर दे? मैं अगर तुमसे पूछूं कि इस पॉइंट पे, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है P, इसमें फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो तुम अगर फर्स्ट वाले फील्ड लाइन को लेके चलोगे, दिस इज फर्स्ट फील्ड लाइन, तो इसके अकॉर्डिंग फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। और अगर तुम सेकेंड फील्ड लाइन को लेके चलते हो तो इसके अकॉर्डिंग फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। अब एक ही पॉइंट पे फील्ड के दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकते ना, तो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। नेवर कट ईच अदर। ठीक है, अच्छा, एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया कि जहां पे फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पे फील्ड लाइंस क्लोज क्लोज होंगे, और जहां पे फील्ड वीक होगा वहां पे फील्ड लाइंस दूर दूर होंगे। ठीक है, सो द थर्ड प्रॉपर्टी इज फील्ड इज स्ट्रॉन्गर wherever lines are closer and weaker wherever lines are farther। जैसे अगर इस तरह से फील्ड लाइंस हमको दिया हुआ है तो ऑब्वियसली इस केस में जो आपको बताया कि A पॉइंट पे फील्ड स्ट्रांग होगा और B पॉइंट पे फील्ड वीक होगा, क्योंकि यहां पे फील्ड लाइंस दूर दूर है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज रिगार्डिंग द इंटरैक्शन ऑफ लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। सिमिलर चार्जेस के फील्ड लाइंस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो मर्ज नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं, फील्ड लाइंस फ्रॉम similar charges means both positive or both negative charges repel each other and they exert lateral का मतलब होता है sideways pressure, ठीक है, on each other। ठीक है, कैसा देखने में होगा? कुछ ऐसा होगा। यहां पे मैंने दो पॉजिटिव चार्जेस के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ किया है। देखो, ये वाला जो लाइन है इसको हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोलते हैं, और ये वाला जो डायरेक्शन है साइडवेज डायरेक्शन, ये लेटरल डायरेक्शन है। तो तुम देखो, ये फील्ड लाइन लेटरली बेंड हो गए ऐसे, तो इधर वाला जो लाइन है और ऊपर वाला लाइन है, ये एक दूसरे पे बाहर की तरफ लेटरली प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये लाइंस मर्ज नहीं हो रहे। ठीक है, ये लाइंस इंडिपेंडेंटली बेंड होकर के साइडवेज और फिर इंफिनिटी तक चले जा रहे हैं। क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो कहीं पे भी फील्ड लाइन को टर्मिनेट होने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव है तो फिर कहीं से भी फील्ड लाइन को ओरिजिनेट होने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये लेटरल प्रेशर लगाएंगे अगर फील्ड लाइन सिमिलर चार्ज से आता है, और अगर फील्ड लाइन ऑपोजिट चार्जेस से आते हैं, डिसिमिलर चार्जेस से, तो फिर वो एक दूसरे पे लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर लगाते हैं और उनके फील्ड लाइंस मर्ज होने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, सो फिफ्थ property is field lines from opposite charges tend to merge together and they apply longitudinal pressure on each other। ठीक है,
तो जैसे मैं ऐसे दो चार्जेस का अगर फील्ड लाइन दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये मैंने दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस लिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो इसमें तुम देख सकते हो कि जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैंने पॉजिटिव चार्ज से निकलता हुआ दिखाया है, उतना ही नेगेटिव चार्ज के ऊपर टर्मिनेट होता हुआ दिखाया। ये फील्ड लाइंस देखो एक दूसरे में मर्ज हो गए, जो यहां से निकला और जो यहां टर्मिनेट होने वाला था ये आपस में मर्ज हो गए ऐसे। तो ये जो डायरेक्शन है मैंने तुमको बताया ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर लग रहा है दोनों साइड से और ये फील्ड लाइंस मर्ज हो गए। ठीक है, अच्छा ऐसे केसेस में जहां पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं हो अगर, तो फिर उस केस में हम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम नहीं दिखाते। उस केस में हम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल दिखाते हैं। तो मैं ऐसे दो केसेस ले रहा हूं जो अक्सर आपसे पूछा जाता है। और एक चीज और पूछा जाता है, फील्ड लाइंस को देख करके कैसे बताओगे कि नल पॉइंट कहां पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जैसे देखो ये वाले केस में, ये वाले फिगर में अगर मैं देखूं नल पॉइंट कहां पे होगा, तो ये बीच वाला पोर्शन देखना, यहां इस पोर्शन में कोई भी फील्ड लाइन नहीं है। ठीक है, अगर मैं और ज्यादा फील्ड लाइंस इसमें से निकालने की कोशिश करूं, ठीक है, और फील्ड लाइंस यहां से निकालूं और फील्ड लाइंस, तो भी शायद कोई फील्ड लाइन इस पोर्शन में ना आए। ठीक है, और फील्ड लाइन निकालूं और फील्ड लाइन और क्लोज क्लोज और क्लोज क्लोज और क्लोज क्लोज कर दूं फील्ड लाइंस को, लेकिन स्टिल इस वाले पोर्शन में फील्ड लाइन नहीं आएगा। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि नल पॉइंट यहां पे लाई करना चाहिए, जहां पे फील्ड लाइंस ना दिखाई देता हो, जहां पे फील्ड लाइंस पहुंच नहीं पा रहा हो, वो नल पॉइंट होगा। तो जरा इसमें देखना, इसमें तो कोई भी पॉइंट मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जहां पे फील्ड लाइंस नहीं पहुंच सकता हो। तो वैसे भी हमको पता है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू इस कॉम्बिनेशन के लिए कोई नल पॉइंट नहीं होता। तो मैं अभी डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्जेस के लिए फील्ड लाइंस दिखा रहा हूं और वहां पे मैं आपसे पूछूंगा नल पॉइंट कहां पे है। देखो यहां पे मैंने दो केसेस के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ किया। पहला है जिसमें सिमिलर चार्जेस हैं बट उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, +2q एंड +q। देखो हमेशा याद रखना, फील्ड लाइन जब भी चार्ज से निकलता है, जैसे यहां पे देखना, तो इस पोर्शन में ये फील्ड लाइन हमेशा रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। तुम इसमें गौर करो, ये फील्ड लाइन हमेशा रेडियली आउटवर्ड निकलेगा और एज फार एज पॉसिबल इक्वल एंगल पे दिखाना है। बाद में जाकर के ये बेंड हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जब ये फील्ड लाइन निकलेगा चार्ज से, उस टाइम पे ये रेडियली आउटवर्ड ही निकलेगा। अच्छा, यहां पे 2q के लिए जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ किया है वो 10 लाइंस ड्रॉ किया है और +q के लिए मैंने 5 लाइंस ड्रॉ किया है। तो तुम इसमें देखना, रफली जो है मैंने इस तरह से इसको ड्रॉ किया है कि यहां पे भी +q के लिए जो एंगल हो वो रफली इक्वल हो। दो लाइंस जैसे यहां पे बिल्कुल ये पॉइंट्स पे देखो, 5 पॉइंट्स अगर तुम लोकेट करोगे तो ये 5 पॉइंट्स के बीच में एंगल ऑलमोस्ट मैंने कोशिश किया है कि 72 डिग्री रहे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी ड्रॉ करना है। बट क्योंकि ये दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, तो यहां पर जो फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर लगा रहे हैं और इसलिए ये इधर मर्ज नहीं हो रहे, एक दूसरे को बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं। अब मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा रीजन तुमको दिखाई दे रहा है जहां पे तुमको लगता है कि फील्ड लाइन नहीं होगा। तो वो तुम देखो, वो रीजन कहीं यहां पे है। ठीक है, अच्छा, इधर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होने की वजह से ये Q चार्ज के फील्ड लाइंस को ज्यादा दूर तक पुश कर पा रहा है। ठीक है, मतलब ये जो नल पॉइंट है वो शिफ्टेड टुवर्ड्स +q है एंड अवे फ्रॉम +2q है। तो पिक्टोरियली भी तुम देखो, यहां से नल पॉइंट को हम लोकेट कर पा रहे हैं। तो ये ब्यूटी है पिक्टोरियल स्कीम का जो फैराडे का है।
फैराडे वॉज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड, उसने सारा कुछ पढ़ पढ़ के सीखा था, तो दैट्स वाई ही वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो तुम आगे भी देखोगे ना, उसके सारे लॉज जो है वो लाइंस, फ्लक्स ऐसे करके है। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर कोई कॉइल कट करता है तो फिर, या मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है तो फिर उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसको बोलते हैं। तो वो सारा चीज पिक्टोरियल था। तो यहां पे +2q और +q ये है, और सेकंड केस जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया है दैट इज +2q एंड -q। अब देखो यहां पे फर्क ये है कि -q पे चार्ज क्योंकि नेगेटिव है तो फील्ड लाइन टर्मिनेट होगा। अब यहां पे फिर मैंने कोशिश यही किया है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे फील्ड लाइंस रेडियली निकले, इक्वल एंगल इंटरवल पे निकले, और फिर आगे जाके चाहे बेंड हो जाए। ऐसे यहां पे -q पे जो फील्ड लाइन है वो रेडियली टर्मिनेट हो, इक्वल एंगल पे टर्मिनेट हो। तो अब अगर 2q के साथ मैंने देखो कितने फील्ड लाइंस दिखाए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइंस दिखाए। तो मैं -q के ऊपर सिर्फ 5 लाइंस दिखा सकता हूं, स्ट्रिक्टली 5 दिखा सकता हूं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तो बाकी के 5 लाइंस जो इस +2q से निकले हैं वो कहां जाएंगे? तो मैंने आपको बताया कि जो टर्मिनेट नहीं हो पाएगा वो अप टू इन्फिनिटी जाएगा। तो जरा सा इस लाइन को देखो, ये दो लाइंस हैं, दे आर गोइंग अप टू इन्फिनिटी, बट यहां पे एक वेकेंट स्पेस क्रिएट कर गया। तो ये वाला जो रीजन है ये नल पॉइंट का रीजन है। अब जरा सा रिकॉल करो जो हमने कूलम्स लॉ के हिसाब से नल पॉइंट को लोकेट किया था। तो हमने कहा था कि आउटसाइड द चार्ज नल पॉइंट होना चाहिए अगर चार्जेस ऑपोजिट साइन के हैं, और किधर होना चाहिए? शुड बी क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। देखो वही चीज यहां पे हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मिल रहा है। तो जैसे आईआईटी ने एक बार पूछा था, ऐसे फील्ड लाइंस ड्रॉ करके पूछा था कि इसका नल पॉइंट किधर है, तो नल पॉइंट हमेशा स्मॉलर चार्ज के क्लोज होता है। और क्योंकि फील्ड लाइन एक से निकल के दूसरे पे टर्मिनेट हो रहा है तो दोनों चार्जेस का साइन डिफरेंट है, तो उस केस में जो नल पॉइंट होगा वो आउटसाइड द चार्जेस होगा। तो इस तरह से तुम फील्ड लाइंस को देख करके बहुत सारा कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इससे रिलेटेड बताने वाला हूं, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स।